हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में 2 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। 2023 में देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भारत के डॉक्टर रवि कन्नन सम्मानित किए जाने वाले हैं। आंसर भी हो जाएगा। रवि कन्नन किस राज्य से बिलोंग करते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत के असम राज्य के एक प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें हाल ही में देखिए 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। रवि कन्नन को ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर कैटेगरी में दिया जाने वाला है। रवि कन्नन को भारत सरकार के द्वारा 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वैसे 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार टोटल 4 लोगों को दिया जाने वाला है। एक तो हो गए असम राज्य के डॉक्टर रवि कन्नन, इनके अलावा शिक्षा के लिए बांग्लादेश के रक्षंद कोरवी को दिया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए तिमोर लेस्ते के यूजेनिरियो लेमोस को दिया जाने वाला है और इसके अलावा शांति और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने के कारण फिलीपींस की मरियम कोरोनेल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो डॉक्टर रवि कन्नन जो कि भारतीय हैं और इनके अलावा ये 3 अन्य लोग ऐसे हैं जिन्हें 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो फिलीपींस के 7वें प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे की याद में ये हर साल दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी और ये सामाजिक सुधार के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पहली बार ऐसे भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है आचार्य विनोबा भावे है। रेमन मैग्सेसे के सभी फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में जेकब वॉडलेज ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। कहाँ के खिलाड़ी है? तो ये चेक गणराज्य के खिलाड़ी है, जिन्होंने देखिए इस डायमंड लीग प्रतियोगिता में 85.86 मीटर का जेवलिन थ्रो करके इस लीग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इनके अलावा भारत के नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर का भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और जर्मनी के जूलियन वेबर ने 85.04 मीटर का भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल इस लीग में अपने नाम किया है। इस लीग से पहले देखिए दोहा डायमंड लीग और लुसाने डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने ही गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 में भी भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम डायमंड लीग प्रतियोगिता की बात करें तो ये फील्ड एथलेटिक्स प्रतियोगिता की एक वार्षिक श्रृंखला है, जिसकी अलग अलग लीग का आयोजन अलग अलग समय पर किया जाता है और फाइनली इन अंकों के आधार पर फाइनल में प्रवेश दिया जाता है। अभी ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 का आयोजन किया गया था 3rd स्टेज में, जिसमें चेक गणराज्य के जेकब वॉडलेच ने गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में अपने नाम किया है और भारत के नीरज चोपड़ा ने इस लीग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला जया वर्मा सिन्हा बन गई है। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने देखिए जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इस तरह से भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली जया वर्मा सिन्हा है। इनके पहले अनिल कुमार लोहाटी इस पद पर थे। इनके हटने के बाद अब जया वर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल 1 साल का होने वाला है, मतलब 1 सितंबर को इन्होंने इनका पद संभाला है और 31 अगस्त 2024 तक ये इस पद पर रहने वाली है। अब यहाँ पर रेलवे बोर्ड की बात करें तो ये भारतीय रेल को संचालित करने वाली सबसे बड़ी गवर्नमेंट बॉडी है।
भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1901 में अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी। चर्चित काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। हाल ही में देखिए इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की शुरुआत की गई है, जिस कारण काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुर्खियों में आ गया है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इस उपलक्ष्य में बधाई दी। गुजरात का ये जो 700 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि गुजरात में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा देखिए भारत के अदर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर हम बात करते हैं तो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है, काकरापार जिसकी अभी हमने बात की है गुजरात के सूरत में स्थित है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है, रावतभाटा कोटा में है और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो काकरापार के अलावा इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में सारे ही पूछे जाते हैं। आगे आ जाइए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मैकगाहे बन गई है। आंसर भी हो जाएगा। कनाडा महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी डेनियल मैकगाहे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली विश्व की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बन गई है। 2024 T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ जो क्वालिफायर मुकाबला होगा उसमें ये कनाडा क्रिकेट टीम का हिस्सा होगी। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि 2024 में T20 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा, जिसमें विश्व की पहली इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मैकगाहे बनने वाली है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश मैक्सिको को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिको की कैपिटल देखिए मैक्सिको सिटी है और मैक्सिकन पीसो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्राडोर यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। इसके पड़ोसी देशों की बात करें, नेबर कंट्री की बात करें तो यूएसए, ग्वाटेमाला और बेलीज मैक्सिको के पड़ोसी देश हैं। मैक्सिको में वर्तमान में 35 यूनेस्को साइट्स हैं, जिसमें डाउनटाउन मैक्सिको सिटी और जोचिमिल्को प्रमुख हैं। यूएनएम यूनिवर्सिटी शहर का केंद्रीय परिसर भी यूनेस्को साइट है। इसके अलावा लुइस बेरागन हाउस और स्टूडियो भी यहाँ की एक प्रमुख यूनेस्को साइट है। युकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा के मध्य में स्थित है। मैक्सिको के पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी स्थित है और इसके पश्चिम में कैलिफोर्निया की खाड़ी स्थित है। रियो ग्रांडे मैक्सिको की सबसे लंबी नदी है। पिको डी ओरिजाबा मैक्सिको की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 1810 में मैक्सिको स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। मैक्सिको रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो कि ज्वालामुखी का एक समूह है, इसीलिए यह विश्व के सबसे डेंजर जोन में गिना जाता है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादित करने वाला देश है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिको के ऐसे जितने भी फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक नज़र में बता दिए हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो हाल ही में देखिए अफ्रीकी देश गैबोन में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। अफ्रीकी देश गैबोन में सेना ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। देखिए तख्ता पलट का कारण वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव हैं, जिसमें लगातार तीसरी बार वहाँ के प्रेसिडेंट अली बोगो पूर्ण बहुमत से जीत कर आए हैं। लेकिन वहाँ के सैन्य अधिकारियों का दावा है कि चुनाव में यहाँ पर धांधली हुई है या फर्जीवाड़ा हुआ है, इसीलिए इन्होंने अली बोंगो को कैद कर लिया। अब अफ्रीकी देश गैबोन पर ऑफिशियली वहाँ की सेना का कब्जा हो गया है। इसके पहले भी देखिए कुछ समय पहले ही अफ्रीकी देश नाइजर में भी एक सैन्य तख्ता पलट हुआ था। अब अफ्रीका का ऐसा दूसरा देश जहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ है गैबोन है। गैबोन की कैपिटल की बात करें तो लिब्रेविल्ले गैबोन की कैपिटल है। यूईएफए विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो यूईएफए विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब हाल ही में एटाना बोनमाटी को दिया गया है। एटाना बोनमाटी की बात करें तो ये स्पेन और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की खिलाड़ी है, जिसे हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अब देखिए, ये तो बात हो गई UEFA विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की। अगर हम इसी में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें 2022-23 के लिए, तो ये नॉर्वे और मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी हैं जिनका नाम एर्लिंग हॉलैंड है, जिन्हें 2023 में UEFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अब अदर अवार्ड की बात करें तो देखिए, मेंस कोच ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये मैनचेस्टर सिटी के पेप गार्डियोला को दिया गया। वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो ये इंग्लैंड फुटबॉल टीम की खिलाड़ी सेरिना वियगमैन को दिया गया है। और प्रेसिडेंट अवार्ड जर्मनी फुटबॉल प्लेयर मिरोस्लाव क्लोस को दिया गया। तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर के अलावा जो अवार्ड पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इस अवार्ड की बात करें तो देखिए, यूरोपीय यूनियन के फुटबॉल से संबंधित व्यक्तियों को, चाहे वो कोच हो या खिलाड़ी हो, ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 में डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है। भारत में उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सत्यजीत मजूमदार को हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अब सत्यजीत मजूमदार की अगर हम बात करें तो ये मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़ के डीन हैं, जिन्हें डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 दिया गया है। अब डॉक्टर वीजी पटेल की बात करें तो इन्हें भारत में एंटरप्रेन्योरशिप आंदोलन का जनक माना जाता है, जिसके कारण 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो पूरे भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जिसे नेशनल न्यूट्रिशन वीक के नाम से जाना जाता है, 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। इस सप्ताह को या वीक को बनाए जाने की शुरुआत 1982 में भारत में की गई थी। इस वीक को मनाए जाने के उद्देश्य की बात करें तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए भारत में जागरूकता बढ़ाना, इसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना इस वीक को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो पूरे भारत में नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई मीडिया राइट्स किस कंपनी को प्रदान किए गए हैं? तो 2023 में बीसीसीआई के मीडिया राइट्स वाईकॉम 18 को प्रदान किए गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। बीसीसीआई ने अगले 5 साल के लिए मतलब 2023 से 2028 तक मीडिया अधिकार वाईकॉम 18 कंपनी को प्रदान किए हैं। इससे पहले बीसीसीआई मीडिया राइट्स स्टार स्पोर्ट्स कंपनी के पास थे। अब अगले 5 साल मतलब 2023 से 2028 तक भारतीय क्रिकेट टीम के सभी घरेलू मैच वाईकॉम 18 स्पोर्ट्स चैनल पर देखे जा सकेंगे और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन पर जियो सिनेमा पर इन मैचों को देखा जा सकेगा। तो 2023 में बीसीसीआई के मीडिया राइट्स वाईकॉम 18 कंपनी को दिए गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 2 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम वर्ल्ड के प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनामों को जान लेते हैं। तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन को कहा जाता है। मेडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ सेकेंड को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को पुकारा जाता है। इसके अलावा देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अजात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहलाते हैं। कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप सभी जानते हैं और चाचा नेहरू के नाम से जवाहरलाल नेहरू को पुकारा जाता है। तो ये वर्ल्ड के कुछ पॉपुलर निकनेम हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला संस्कृत दिवस 1969 में बनाया गया था। हाल ही में स्थापित युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण 17A प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई हनी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। दोनों ही जम्मू कश्मीर राज्य की वस्तुएं हैं। कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गृहलक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 2023 में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार एर्लिंग हॉलैंड को दिया गया है।
आगे आ जाइए, नरगिस मोहम्मद हसनजई, जिन्हें 2023 में विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है, अफगानिस्तान के निवासी है। हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्केला हवाई अड्डे का हाल ही में इनॉग्रेशन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। और लास्ट है, किस देश ने 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया है, तो ये है इंडिया। तो ये ऐसे करंट अफेयर हैं फ्रेंड्स, जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।